हम लोग जो है भारत और कुवैत के संबंध पर चर्चा करेंगे। न्यूज में ये आया है कि यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं। तो भारत और कुवैत का संबंध क्या है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कुवैत कहाँ पर है। तो जो कुवैत है वो पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। जो फारस की खाड़ी है उसके उत्तर पश्चिम में जो है कुवैत स्थित है, और इसके एक छोर पे जो है ये इसकी जो सीमा है वो इराक से लगती है और सऊदी अरबिया से लगती है। तो ये जो है इराक और सऊदी अरब के बीच में स्थित है, और इधर जो है पूर्व में जो है ये फारस की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। कुवैत का जो नाम है वो इसको या तो कुवैत राज कहा जाता है या फिर जो है दावत अल कुवैत या अल कुवैत कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है कुवैत की, यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर है वो है कुवैत नगर, वही जो है इसकी राजधानी है। यहाँ पे जो है लगभग 10 द्वीप है ये, और वो भी जो है ये वाले छोर पे जो है द्वीप है सारे। तो ये जो बुमियान है, यहाँ पर ये जो बुमियान है ये सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पर, और लगभग जो है यहाँ पर 10 द्वीप स्थित है, उसमें बुमियान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा जो है वो रेगिस्तान ही है, और जो यहाँ की भाषा है वो अरबी है, और यहाँ पर जो है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है, और तेल भंडारण के क्षेत्र में जो है ये पांचवा सबसे अमीर देश है, पांचवा जो है सबसे अमीर देश है। तो कुवैत जो है पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित एक देश है। यह इराक और सऊदी अरब के बीच में है। इसका नाम जो है कुवैत राज या दावत अल कुवैत या अल कुवैत है। इसकी राजधानी जो है कुवैत नगर है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर जो है 10 द्वीप है, जिसमें बुमियान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। इसके ज्यादातर हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है। यहाँ की भाषा अरबी है। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है, और तेल भंडारण में जो है ये पांचवा सबसे अमीर देश है। कुवैत पर जो है 1990 में इराक ने हमला किया था, जिसको खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये जो है 2 अगस्त 1990 से जो है 28 फरवरी 1991 तक युद्ध चला था, जिसको खाड़ी युद्ध कहा जाता है। खाड़ी युद्ध संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 34 राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन बल इराक के खिलाफ छेड़ा गया था, और इस युद्ध का उद्देश्य जो है वो जो 2 अगस्त 1990 को जो इराकी बल जो है जो कुवैत पर आक्रमण किए थे उनको कुवैत से बाहर निकालना जाना था। तो इस युद्ध को जो है सभी युद्धों की मां भी कहा जाता है। ठीक, तो भारत से जो है लगभग इसकी दूरी जो है वो 3300 किलोमीटर है, और पुराने जमाने में जो है इस यहाँ पर मुख्य रूप से जो व्यापार थे उसमें मछली पकड़ना था, मोती बनाना था। यहाँ का मोती बहुत प्रसिद्ध था, और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी अफ्रीका के साथ जो है व्यापार करके यहाँ के लोग अपनी आजीविका चलाते थे। चूंकि जो है भारत से दूरी जो है बहुत कम है, 3300 किलोमीटर है, जिसमें अभी वर्तमान में शायद 4 घंटे का समय लगता है। तो कम दूरी होने की वजह से जो है पुराने जमाने में भी जो है मछली पकड़ना, मोती बनाना, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करके यहाँ के लोग अपनी आजीविका चलाते थे। उस समय जो है कुएं के तेल का खोज यहाँ पे नहीं हुआ था। तो इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। वही खाड़ी युद्ध जो हुआ था, और वो अगस्त 1990 से फरवरी 1991 के दौरान हुआ था, जिसको फारस की खाड़ी का युद्ध कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत और कुवैत के बीच में संबंध क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसके इतिहास में जो है इसकी मोती बहुत प्रसिद्ध था, और वो जो मोती था वो बसरा से निकाला जाता था। तो बसरा के प्रसिद्ध मोती के नाम से भी जाना जाता था, और जो बसरा का प्रसिद्ध मोती होता था वो भारत के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने जो उनकी पगड़ी होती थी या जो सिंहासन या जो ज्वेलरी होता था उसमें उसका प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो बसरा का जो मोती है वो बहुत ही प्रसिद्ध था, और जो बसरा का मोती था वो जाबाज कुवैती गोताखोर ही निकाल पाते थे, क्योंकि बसरा के मोती निकालने में जो है बहुत खतरा होता था। इसलिए जो कुवैत के गोताखोर हुआ करते थे वही जो है मोती निकाला करते थे, और फिर यह मोती जो है बसरा बंदरगाह से भारत लाया जाता था।
1981 में जो है भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। और अभी तो हाल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ की यात्रा किए हैं। इससे पहले जो है 1981 में, ये सबसे पहली बार 1981 में ही जो है भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। इसके अलावा जो है 2013 में जो है कुवैती प्रधानमंत्री जो है वो भारत आए थे, यानी जो कुवैत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त वो जो है भारत आए थे 2013 में। इसके अलावा जो है जैसे कि ये जो जामाजी कुवैती गोताखोर जो बसरा से मोती निकालने का काम करते थे और बसरा बंदरगाह से जो वो भारत मोती लाते थे, तो लौटते समय जो है वो अपने साथ मसाले, जो यहाँ पे फेमस था उस वक्त, कपड़े, ठीक है, खासकर जो मलमल कपड़ा होता था, उसके अलावा खाद्य सामग्री और अन्य उत्पाद जो है अपने साथ ले जाया करते थे। उधर से वो मोती लेके आते थे, ठीक है, और इधर से जो है वो मसाले, कपड़े, खाद्य सामग्री और भी ढेर सारे उत्पाद जो है अपने साथ ले जाया करते थे। इसके अलावा जो है कुवैत में उस वक्त बहुत सारे अमीर परिवार थे जिनको भारत का मुंबई शहर जो है वो बहुत पसंद था। खासतौर पर जो मुंबई के जो मरीन ड्राइव इलाका होते थे, वहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद के वहां पर मानसून के समय जो है वो रहना पसंद करते थे। इसके अलावा जो है भारत और कुवैत के बीच में जो है 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। फिर जाके जो है मतलब उससे कुछ पहले जो है यहाँ पे तेल के कुएं का भी खोज हुआ, और जब तेल के कुएं की खोज हुई तो तेल के क्षेत्र में जो है भारत की मदद से 1961 के बाद से जो है वो धीरे धीरे विस्तार पकड़ता गया, और उस वजह से यहाँ पे जो है शिक्षा हो गया, तकनीक हो गया, रक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, इन सब मामलों में बढ़ोतरी होती गई। अगर हम लोग देखें तो दोनों देशों के बीच में जो है सालाना जो द्विपक्षीय व्यापार होता है वो 10 अरब डॉलर से अधिक का है। दोनों देश यानी भारत और कुवैत के बीच में जो सालाना द्विपक्षीय व्यापार है वो 10 अरब डॉलर से अधिक का है। भारत में जो है भारत के जो है 10 लाख से अधिक लोग जो हैं वो कुवैत में रहते हैं, यानी कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, और यह जो है कुवैत की आबादी में 21% के साथ सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, ठीक है। यानी कि भारत से बहुत सारे लोग जो है वो कुवैत जो है मजदूरी के लिए जाते हैं, अपनी आजीविका के लिए जाते हैं। तो कुवैत में अभी वर्तमान में 10 लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं, और ये कुवैत की आबादी में 21% के साथ सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इसके अलावा जो है जो कुवैत का जो टोटल वर्क फोर्स है, जो काम जो वहां पे लोग करते हैं, उसमें अगर देखें तो भारतीय समुदाय का हिस्सा जो है वो 30% से अधिक है। तो कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, और ये जो कुवैत की आबादी में 21% के साथ सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इसके अलावा जो है कुवैत की कुल वर्क फोर्स में भारतीय समुदाय की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। कुवैत भारत के लिए तेल आपूर्ति का छठा सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। भारत जो है वह कुवैत से तेल आयात करता है, और उसमें जो है वो छठा सबसे बड़ा जो है स्रोत कुवैत बन जाता है। इसके अलावा जो है कुवैत भरोसेमंद भी है, तो भारत जो है तेल आपूर्ति जो है वो कुवैत से करता है। भारत में कुवैत के संस्थागत निवेशकों का करीब 15 अरब डॉलर का निवेश है। कुवैत के अल गनीम और अल साया जैसे बड़े उद्योग घरानों ने भारत के साथ पुराने रिश्ते को बरकरार रखते हुए निर्माण और सेवा क्षेत्र में अपना बड़ा निवेश किया है। इसके अलावा भारत की भी बहुत सारी कंपनी है, टाटा वगैरह सब, जो कुवैत में जो है बड़ा निवेश किए हुए हैं। ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ के मुख्य रूप से जो है अल गनीम और अल साया जो है वो भारत में निवेश किए हुए हैं। तो कुवैत के साथ भारत के निर्यात में जो है 34% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए सालाना 2023-24 में पहली बार 2 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है, ठीक है। ये पहले 1 अरब था, उसको जो है 2023-24 में जो है ये 2 अरब डॉलर का आंकड़ा जो है पार कर गया है कुवैत के साथ भारत का निर्यात। तो कुवैत में जो काम करने वाले भारतीय हैं वो अपनी धनराशि भी जो है भारत भेजते हैं। उसका जो आंकड़ा है वो 5 अरब डॉलर से अधिक का हो गया है। तो कुवैत में काम करने वाले भारतीय जो धनराशि अपने देश भेजते हैं यानी भारत भेजते हैं, उसका आंकड़ा जो है 5 अरब डॉलर से अधिक का है। इसके अलावा जो है भारत और कुवैत के संबंध में क्या क्या संभावनाएं हैं, तो कुवैत के पास जो है 105 अरब बैरल से अधिक तेल है।
कुवैत के पास जो है तेल का बहुत बड़ा भंडार है जो 105 अरब बैरल से अधिक है और ये दुनिया का जो है छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। तो भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है, क्योंकि भारत जो है वो विकसित देश बनने जा रहा है, तो जो इसकी ऊर्जा आवश्यकता है उसकी पूरी करने के लिए जो है भारत को इसकी आवश्यकता है, तो कुवैत जो है वहां पे खड़ा हो सकता है। तो कुवैत के पास जो है 105 अरब बैरल से अधिक तेल है जो दुनिया में छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। कुवैत के सॉवरिन फंड के पास करीब 1 खरब डॉलर के निवेश है, तो यहाँ से भी जो है भारत के रास्ते हैं। इसके अलावा जो है वर्तमान में भारत और कुवैत का क्या संबंध है, तो भारत के विदेश मंत्री जो है जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने अगस्त 2024 में कुवैत गए थे। इसके अलावा जो है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो कुवैत के क्राउन प्रिंस से हुआ था। ये कुवैत में मुलाकात नहीं, ये न्यूयॉर्क में जो है मुलाकात हुआ था। तो न्यूयॉर्क में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस जो है एक दूसरे से मुलाकात सितंबर 2024 में किए थे। दिसंबर 2024 की शुरुआत में कुवैत के विदेश मंत्री भी भारत आए थे। जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो अगस्त 2024 में कुवैत गए थे और दिसंबर 2024 में कुवैत के विदेश मंत्री भारत आए थे। इसके अलावा जो है अभी वर्तमान में जो है 43 वर्ष यानी कि इंदिरा गांधी जी के बाद जो है 43 वर्ष में जो है किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस खाड़ी देश की पहली यात्रा की है और वो जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी हैं। और कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अपने सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया है और जो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है वो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है और उससे जो है नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। तो कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया और 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस खाड़ी देश की पहली यात्रा की है। वर्तमान में देखें तो भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो वर्तमान में जो है भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है और साथ ही रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो पहले जो कुवैत के साथ संबंध था उसको उतना महत्वपूर्ण भारत की तरफ से नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है उस पे महत्व दिया जा रहा है और भारत और कुवैत जो है अपने संबंध को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला लिया है और साथ ही जो है रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रभावी समूह होता है जिसका नाम है GCC और ये GCC जो समूह है उसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत शामिल है। यानी कि कुवैत जो है इसका हिस्सा है, GCC का हिस्सा है। तो इसमें कौन कौन है, तो सऊदी अरब अमीरात है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है और कुवैत है। यानी ये 6 देश जो है इसके हिस्से हैं, सऊदी अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत जो है इसमें शामिल है। तो इस समूह का हिस्सा जो है कुवैत है GCC का। और सबसे बड़ी चीज जो है जो GCC समूह है उसमें जो 2022-23 था उसमें भारत का जो व्यापार था GCC देशों के साथ वह 184.46 अरब अमेरिकी डॉलर का था। 184.46 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार GCC देशों के साथ था और कुवैत जो है GCC में शामिल है, तो इसलिए भी जो है कुवैत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो है इसी दौरे पर कुवैत द्वारा जो है वो भारत के सामने जो है विजन 2035 पहल रखा गया और कुवैत के द्वारा जो है ये उम्मीद किया गया कि भारत इसको पूरा करने में कुवैत की मदद करेगा। इसके अलावा जो है ये जो सारी चीजें हुई उसका फायदा अब क्या है, तो पहली चीजें जो द्विपक्षीय व्यापार था या द्विपक्षीय जो संबंध था वो अब अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा क्योंकि अब उसका विस्तार रणनीतिक साझेदारी तक हो गया है। तीसरी चीजें जो है यहाँ पे औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, अवसंरचना और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी जो है सहयोग बढ़ेगा। साथ ही साथ कुवैत भी जो है इन क्षेत्रों में भारत की मदद करेगा। इसके अलावा जो है कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, तो उसका कल्याण की जिम्मेवारी भी जो है वो भारत की है।
तो कुवैत के साथ जो ये संबंध है उसमें जो है 10 लाख से अधिक भारतीयों का कल्याण भी सुनिश्चित होगा। इसके अलावा जो है भारत को अभी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है जो कुवैत के द्वारा जो है पूरा हो सकता है। इसके अलावा भारत जो है रक्षा संबंधी जो समझौता ज्ञापन है MOU, उसके तहत जो रक्षा उद्योग हो गया, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हो गया, संयुक्त अभ्यास हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अनुसंधान और विकास हो गया, तो इसमें सहयोग को भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी को भी जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इस नजरिए से जो है भारत और कुवैत का जो ये संबंध है जिसका विस्तार जो है रणनीतिक साझेदारी तक हुआ है वो आने वाले भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भारत और कुवैत दोनों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग जो है GST के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि वर्तमान में जो ये न्यूज में आया है क्यों आया है। तो GST जिसको वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, तो इसके पहले परिचय को देखते हैं। तो घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला यह जो है एक मूल्य वर्धित कर है। तो ये जो है जो घरेलू उपभोग के लिए जो भी वस्तु बेचा जाता है उसमें जितने भी अधिकांश वस्तु हैं जैसे कि वस्तु हो गया, सेवा हो गया, तो उस पे जो कर लगाया जाता है, जो मूल्यवर्धित कर लगाया जाता है वो आमतौर पर GST होता है। ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर है और इसका भुगतान जो है वो उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तु और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है और इसमें लगभग जो है सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। लेकिन अपवाद में पेट्रोलियम हो गया, मादक पेय हो गया और स्टाम्प शुल्क हो गया, इसको अपवाद के तौर पर रखा गया है। इसको जो है 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि में जो है परिचालन में लाया गया था और जो संविधान संशोधन था वो 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था और ये जो है एक राष्ट्र एक कर नारे के साथ लाया गया था। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2016 का और ये एक राष्ट्र एक कर के नारे के साथ लाया गया था। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। तो ये घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्धित कर है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तु और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को इसमें समाहित किया गया है, लेकिन अपवाद के तौर पर इसमें पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टाम्प शुल्क है और इसको जो है 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को परिचालन में लाया गया था। इसमें जो है GST परिषद की व्यवस्था की गई है और जो GST परिषद है वह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 279A में किया गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। तो GST परिषद क्या करता है, तो वो जो है केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश देता है और ये साथ में जो है एक संवैधानिक निकाय। शुरुआत में जो इसकी सिफारिशें थी वो अबाध्यकारी नहीं था, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इसके डिसीजन जो है वो बाध्यकारी हो गए। इसकी अध्यक्षता जो है वो वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो इनकी अध्यक्षता करते हैं और इसके सदस्य में जो है केंद्रीय राजस्व वित्त मंत्री हो गए और सभी राज्यों के वित्त और कराधान के प्रभारी मंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। ये जो है एक संघीय निकाय है और क्योंकि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिलता है। GST की विशेषता क्या है, तो ये आपूर्ति पक्ष पर लागू होता है। पहले क्या था, जो पारंपरिक कर प्रणाली था उसमें वस्तु के निर्माण, बिक्री और सेवा के प्रावधान के लिए जो है कर लागू किया जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर जो है GST लागू किया जाता है और इसमें जो है दोहरे GST की व्यवस्था की गई है, जैसे कि केंद्र और राज्य जो है एक साथ एक समान आधार पर
यहाँ पे कर लगा सकता है। जैसे कि जो केंद्र कर लगाती है उसको CGST कहा जाता है और जो राज्य लगाती है उसको SGST कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसमें एक IGST का भी है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु या सेवाओं के आयात को अंतर राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और यह लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अधीन होगा। इसमें जो है 4 दर लाए गए हैं, एक 5% का है, एक 12% का है, एक 18% का है और एक 28% का है। और ये जो चारों दर है ये GST परिषद के द्वारा जो है अलग अलग वस्तुओं पर जो है लगाया जाता है और जो वस्तु है उसकी अनुसूची या सूची जो है वो GST परिषद के द्वारा तैयार की जाती है। इसके अलावा जो है इसमें एक कर और है जो मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थर पर लगाया जाता है, वो 0.25% का है और सोने पर जो है एक निश्चित दर लगाया गया है, वो 3% का लगाया गया है। GST के फायदे क्या हैं? तो ये जो है एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है जहां पर सभी करों को मिलाकर एक ही कर बनाया गया है। दूसरी चीजें जो है यहाँ पर कर के बोझ में भी कमी आती है, क्योंकि पहले जो है बहुत सारे अलग अलग कर लगते थे, अब जो है यहाँ पर सब एक। GST के फायदे क्या हैं? तो ये जो एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है जहां पर सभी करों को मिलाकर एक ही कर बनाया गया है। इसके अलावा कर के बोझ में भी कमी लाई गई है, क्योंकि पहले जो है बहुत सारे कर लगते थे, अब यहाँ पर कर का दर निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा जो है अब जो है भारतीय उत्पाद को जो है अधिक प्रतिस्पर्धी जो है वो बनाया जा सकता है। कुछ नोट करने वाली बात है, जैसे कि जो अनुच्छेद 279A है वो जो है राष्ट्रपति को GST परिषद के गठन का अधिकार देता है। इसके अलावा जो है GST परिषद जो है अपनी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 3/4 मतों के बहुमत के आधार पर जो है निर्णय करती है। तो जितने सदस्य हैं उसमें से जो है 3/4 मतों के बहुमत के आधार पर यहाँ पर निर्णय किया जाता है। और इसमें जो गणपूर्ति है वो 50%, यानी कुल सदस्य का 50% रहना जो है उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है उसके मत का भारांश जो है वो 1/3 है और राज्य सरकार के मत का भारांश जो है यहाँ पर 2/3 रखा गया है। GST परिषद की जो सिफारिशें थी वो शुरुआत में जो है आबाद कर माना जाता था, लेकिन 2022 में जो है एक मामला पहुंचा जो भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सिफारिशें जो है वह आबादकारी नहीं है, क्योंकि संसद और राज्य विधानसभा दोनों के पास एक साथ GST पर विधि निर्माण करने की शक्ति है। तो इस वजह से जो है जो GST परिषद की सिफारिशें हैं वो अब आबादकारी नहीं है। ये जो है भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में बदल दिया गया। और वर्तमान में यह चर्चा में क्यों आया, जो आज के न्यूज़पेपर में था, तो देश में जो है जो पॉपकॉर्न होता है उस पे जो है 3 तरह के टैक्स अब लागू होंगे। और खासतौर पर ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि ये जो पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाया जा रहा है वो अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से लगाया जा रहा है। हालांकि ये फायदे की बात है, क्योंकि पहले जो है सारे पॉपकॉर्न पर जो है वो 18% का टैक्स लगता था। अब फ्लेवर के आधार पर जो है उच्च स्तर 18% का होगा, लेकिन नीचे जो है 5-12 से वो शुरू किया गया है। तो वो एक तरह से कमी ही है, हालांकि लेकिन अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से लगाया जा रहा है, तो इसलिए जो है यह चर्चा में आ गया। तो देश में पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लागू होंगे जो अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से होंगे। अभी जो है राजस्थान के जैसलमेर में GST की 55वीं बैठक वो हो रहा है और पॉपकॉर्न पर जो है टैक्स को लेकर जो है वहां पर बड़ा फैसला लिया गया। काउंसिल ने, जो GST काउंसिल है, उसने फ्लेवर के हिसाब से पॉपकॉर्न को GST के अलग अलग स्लैब में शामिल किया है। जैसे जो पॉपकॉर्न है उस पर 3 तरह के टैक्स लगाए जाने की बात की गई है। अगर पॉपकॉर्न जो है वो नमक और मसाले से तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो पैकेट नहीं है और लेबल्ड भी नहीं लगा हुआ उस पर, तो उस पर 5% की जो है GST लगेगी। इसके अलावा जो है अगर पॉपकॉर्न नमक और मसाले से तैयार है और उसमें वो पैकेट भी है और लेबल्ड भी है, तो उस पर 12% की GST लगेगी। और अगर पॉपकॉर्न जो है वो चीनी शुगर फ्लेवर वाला है, यानी कि चीनी कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न है, तो उसको चीनी कन्फेक्शनरी कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें 18% की GST
लगेगी। और पहले जो है पूरे पॉपकॉर्न पर जो है वो 18% का जीएसटी लगता था। और भारत में जो पॉपकॉर्न का व्यापार है वो बहुत बड़ा व्यापार है, इसलिए भी जो है इस तरह की चीजें किया गया। हालांकि जो है ये आम लोगों के लिए बेहतर चीजें हैं, क्योंकि पहले 18% लगता था, अब जो है वह घटकर जो है यानी 5-12 में डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि जो चीनी फ्लेवर वाला है उस पे अभी 18% ही लगेगा, लेकिन जो नमक मसाले से तैयार है उस पे 5% और 12% का जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जो है जो 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि जो ओल्ड कार है उसके जीएसटी के बारे में फैसला लिया गया कि ईवी पेट्रोल डीजल कारों की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनी जो है उसको जो है मार्जिन मूल्य पर 18% की जीएसटी जो है लगेगा। जो भी रजिस्टर्ड पुरानी कार विक्रेता है उसको मार्जिन मूल्य पर 18% का जीएसटी देना होगा, लेकिन वहीं पर जो इंडिविजुअल खरीदार या विक्रेता है उसको 12% का ही जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड चावल है उस पर 5% का जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जो एसईसी ब्लॉक होते हैं उसमें अगर 50% से अधिक फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है तो वहां पर जो पहले 18% का जीएसटी लगता था उसको घटाकर जो है वो 12% का जीएसटी किया गया है, और ये पर्यावरण को लेकर किया गया है। इसके अलावा जो काली मिर्च आती है और जो किशमिश आता है, अगर वो किसान के द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और ये सिर्फ चीजें किसान के लिए है कि जब किसान इसकी आपूर्ति कर रहा है काली मिर्च और किशमिश की, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर जो है ये किसी रजिस्टर्ड विक्रेता के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर जीएसटी फिर लगेगा। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजों पर जो है सहमति नहीं बन पाई, जैसे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस था, यहाँ पर जीएसटी को कम करने या हटाने का प्रस्ताव दिया गया था, तो इस पे जो है सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा जो ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म है जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो उन्होंने भी जो है जीएसटी रेट कम करने का प्रस्ताव दिया था जो टाल दिया गया। इसमें उस पर भी सहमति नहीं बन पाया। इसके अलावा जो है होटल रेस्टोरेंट था जहां पर 18% का जीएसटी पहले लगता था, उसको जो है 5% का जीएसटी करने का प्रस्ताव दिया गया था, उसको भी जो है टाल दिया गया, इसको नहीं बदला गया। तो अब होटल और रेस्टोरेंट पर वही पुराना जो 18% का जीएसटी था वही लगेगा। तो ये हमारी जो है न्यूज थी। हम लोग जो है इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में देखेंगे, अवैध प्रवासी के बारे में, और ये न्यूज आया था। तो हम लोग जानते हैं कि अवैध प्रवासी किसको कहते हैं। तो भारत में अवैध प्रवासी वे विदेशी लोग होते हैं जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करते हैं। अगर कोई विदेशी जो है वो बिना वैध दस्तावेज के, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बगैर जो है वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें जो है अवैध प्रवासी कहा जाता है। या फिर वैसे लोग जिसके पास वैध दस्तावेज था और वो जितने समय के लिए अनुमति लेकर भारत में आए थे वो तय समय सीमा जो है वो समाप्त हो गया है और उससे ज्यादा समय तक वो भारत में रह रहे हैं, तो वो भी जो है अवैध प्रवासी कहलाते हैं। तो भारत में अवैध प्रवासी वे विदेशी लोग होते हैं जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करते हैं, या जिनके पास वैध दस्तावेज थे लेकिन वे अनुमत समय से ज्यादा समय तक भारत में रहते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई जो किया जाता है वो विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट 1920 के अंतर्गत किया जाता है। एक संगठन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ये जो है इन मामलों को ध्यान में रखता है। जैसे कि इसकी स्थापना जो है 1951 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उथल पुथल मचा था उसके बाद किया गया था, और ये जो है उस वक्त यूरोप से प्रवासियों के आवागमन हेतु अनंतिम अंतर सरकारी समिति के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। फिर जो है कई बार इसके नाम में परिवर्तन किया गया और आखिर में जो है इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन किया गया था। जैसे कि 1952 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया और इसका नाम जो है यूरोपीय प्रवास हेतु अंतर सरकारी समिति रखा गया था। इसके अलावा जो है 1980 में वापस से नाम बदला गया और उसमें इसका नाम जो है अंतर सरकारी प्रवास समिति रखा गया। फिर 1989 में नाम बदला गया और इसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन किया गया।
ये 1989 में फाइनली ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन जो है किया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन किया गया। 2016 में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन है IOM है, उसने संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता किया और जो है अपने आप को एक संबद्ध संगठन बनाया। इसके सदस्य के तौर पर जो है इसमें अभी वर्तमान में 175 सदस्य देश हैं और साथ ही 8 पर्यवेक्षक देश भी है। और भारत जो है वो 18 जून 2008 को जो है इसका सदस्य बना है। एक दो शब्द होता है, जैसे कि एक डंकी फ्लाइट है जिसको गधे की उड़ान कहते हैं हिंदी में, और ये डंकी फ्लाइट के नाम से फेमस है। तो इसका उपयोग जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जैसे देश में। तो दो शब्द फेमस है, एक है गधे की उड़ान जिसको डंकी फ्लाइट कहा जाता है और इसको डंकी फ्लाइट के ही नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में अनाधिकृत प्रवेश चाहने वाले लोगों द्वारा अपनाई गई अवैध आत्मवर्जन तकनीक के लिए किया जाता है। यानी जो लोग जो है अवैध तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए जो है डंकी फ्लाइट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है अवैध आवर्जन तकनीक है। इसके अलावा जो है एक और गैप फेमस है जिसको डेरियन गैप कहा जाता है और ये डेरियन इस्थमुस और पनामा इस्थमुस में एक भौगोलिक क्षेत्र है जो मध्य अमेरिका के भीतर अमेरिकी महाद्वीपों को जोड़ता है। जैसे कि इसमें जो है ये जो है डेरियन गैप है, ये डेरियन गैप है। तो ये जो है एक भौगोलिक क्षेत्र है जो मध्य अमेरिका के भीतर अमेरिकी महाद्वीपों को जोड़ता है, जिसमें पनामा के डेरियन प्रांत और कोलंबिया के चोको विभाग के उत्तरी भाग में एक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र, जंगल और पहाड़ शामिल है। तो इसमें जो है ये दुर्गम इलाका है, इसमें जंगल, पहाड़ क्षेत्र, जलग्रहण यानी पानी वाला क्षेत्र शामिल है और ये जो है अमेरिकी महाद्वीप को जो है जोड़ता है। तो इससे भी जो है अवैध प्रवास किया जाता है। इसके अलावा जो अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग है, अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा, उसके द्वारा कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने वाला अवैध प्रवासियों का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो इस गैप से जो है वहां पर प्रवेश भी किया जाता है और डंकी फ्लाइट रूट का भी इस्तेमाल जो किया जाता है। इसके अलावा जो है इसके द्वारा कहा गया है कि जैसे अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जो है लगभग 96,917 भारतीयों को जो है अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार करते हुए पकड़ा गया है। इसके अलावा हमारे भारत में जो है वो रोहिंग्या की समस्या है और रोहिंग्या क्या है, ये जो है स्टेटलेस इंडो आर्यन जातीय समूह है जो रखाइन सागर राज्य यानी जिसको म्यांमार कहा जाता है वहां पर रहते हैं और ये स्टेटलेस है। स्टेटलेस आमतौर पर शरणार्थी भी हो सकता है, लेकिन ये जो है अवैध अप्रवासी के तौर पर ज्यादा चिन्हित है। इसके अलावा जो UN संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने विश्व में सबसे अधिक सताए हुए अल्पसंख्यक के रूप में जो है रोहिंग्या समुदाय को चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि ये विश्व में जो है सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यक है और ये जो है वहां पर उनके साथ हिंसा होता है, भेदभाव होता है। इस वजह से जो है वो लोग या तो बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं या फिर भारत में जो है प्रवेश करते हैं और अगर बांग्लादेश में भी प्रवेश कर जाए तो वहां से जो है इनका लक्ष्य जो है भारत में प्रवेश करना रहता है। भारत में जो कार्रवाई की जाती है वो पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत किया जाता है और इस अधिनियम ने सरकार को भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने पास पासपोर्ट रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है। यह अधिनियम सरकार को जो है भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने पास पासपोर्ट रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है। इसके अलावा इसने सरकार को बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत से हटाने की शक्ति भी प्रदान की है। इसके अलावा जो विदेशी अधिनियम 1946 है, इसमें सरकार को बल प्रयोग सहित अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है
और जो विदेशी अधिनियम 1946 है, इसके तहत जो है सरकार को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है, और ये जो ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा उसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति होती है। इसके अलावा जो है संविधान में तो नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं। इसके अलावा एक अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 1955, जो संसद के द्वारा तैयार किया गया था, और इसी में बार बार जो है संशोधन करके जो है अधिनियम बनाए जाते हैं। तो जो शुरुआती अधिनियम था नागरिकता अधिनियम 1955, वो भारतीय नागरिक के लिए जो है नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण करता है। इसके अलावा जो है एक शब्द है जिसको शरणार्थी शब्द है, और ये ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर है और नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। तो ऐसे लोगों को जो है शरणार्थी कहा जाता है। जैसे जो यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट ऑफ रिफ्यूजीज है, ठीक है, ये इसके द्वारा जो है ये परिभाषा दिया गया है, यानी कि ये जो है शरणार्थी के बारे में कहता है। यूनियन कन्वेंशन ऑन द स्टेट ऑफ रिफ्यूजीज, ये शरणार्थी के बारे में कहता है कि इसमें जो है ये ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर है और नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। हालांकि जो है भारत जो है वो यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट ऑफ रिफ्यूजी पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो अवैध प्रवास होता है उससे समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है, तो इससे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है। दूसरी चीज है कि हितों में टकराव हो जाता है। यहाँ पे पहले से लोग रह रहे होते हैं और वो बाहर से आते हैं, इस वजह से हितों में टकराव होता है। उग्रवाद का उदय होता है। मानव तस्करी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और जो है इस वजह से कानूनी व्यवस्था में जो है गड़बड़ी होने लगती है। एक जो है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 भी प्रकाशित किया जाता है, और ये जो है वही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो है इसके द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। इसके द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। और जैसे कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया था, तो ये जो है 7 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा ढाका यानी बांग्लादेश विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई। इसमें प्रमुख बिंदु क्या था कि ये रिपोर्ट जो है विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि को दर्शा रहा था। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी है, उनका कहना है कि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन वैश्विक विस्थापन को जो है बढ़ावा दे रहा है, और इस रिपोर्ट पर इस बात पर प्रकाश डालती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मानव विकास और आर्थिक विकास का चालक बना हुआ है, और 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और जैसे कि कोविड-19 का जब समय आया था तो उस वक्त प्रेषण में कमी आया था। हालांकि फिर जब वो कोविड-19 समाप्त हुआ तो उसके बाद जो है प्रेषण जो है फिर से उसमें वृद्धि हो गई। अभी कुल जो है 831 बिलियन प्रेषण में से जो है 647 बिलियन प्रेषण जो है प्रवासियों द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए हैं, और ये प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों के सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। यदि वैश्विक रूप से बात की जाए तो ये प्रेषण अब इन देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों से भी आगे निकल चुका है। तो जैसा कि ये बताया कि प्रवासन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका गठन जो है 6 दिसंबर 1951 को किया गया था। ये जो है 6 दिसंबर को इसका गठन किया गया था, और ये जो है अंतर सरकारी संगठन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसमें जो है 175 सदस्य हैं, और जो पर्यवेक्षक सदस्य हैं, ऑब्जर्वर स्टेट हैं, वो 8 हैं। और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ भाषा का प्रयोग होता है, उसमें इंग्लिश है, उसके बाद फ्रांसीसी, फ्रेंच है, और स्पेनिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 था, वो साक्ष्य आधारित डेटा और विश्लेषण के माध्यम से मानव गतिशीलता की जटिलता को उजागर करने में मदद करता है। ठीक, तो ये था हमारा इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी।
हम लोगों का जो अगला न्यूज है वो है चिल्लाई कला के बारे में। कश्मीर में जो है ये चिल्लाई कला शुरू हो चुका है, तो उसी को देखेंगे हम लोग। चिल्लाई कला जो है वो 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। इसको चिल्ले भी कहा जाता है, चिल्लाई कला भी कहा जाता है। ठीक, ये जो है सर्दियां पड़ती है और हर चीज जो है जम जाता है। चालीस दिन तक सबसे कठोर सर्दी की अवधि होती है, जिसको चिल्ले या चिल्लाई कला कहा जाता है, और ये जो है कश्मीर में शुरू हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं चिल्लाई कला को। तो इसको जो है चिल्ले या चिल्लाई कला भी कहा जाता है, और ये 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी की अवधि में से एक है। इसको जो 40 दिन की वहां पर कठोर सर्दियां पड़ती है, उसमें जो है चिल्लाई कला एक है। यहाँ पे जैसे एक चिल्लाई कला होता है, एक चिल्लाई खुर्द होता है, एक चिल्लाई बच्चा होता है, इसको बेबी कोल्ड कहते हैं। तो ये 3 चीजें होती है, तो ये तीनों मिला के जो है 40 दिन रहता है। तो 40 दिन की जो सबसे कठोर सर्दी पड़ती है उसमें चिल्लाई कला जो है एक है, और ये जो है कश्मीर में शुरू हो चुका है। चिल्लाई कला जो है वो हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक जो है रहता है, और ये कश्मीर में जो है सबसे कठोर सर्दी की अवधि होती है। चिल्लाई कला जो है वो फारसी शब्द है, इसका अर्थ जो है बड़ी सर्दी होता है। चिल्लाई कला के बाद जो है 20 दिन की लंबी चिल्ली खुर्द आती है, जिसको छोटी सर्दी कहते हैं। ये जो चिल्ली खुर्द है इसको छोटी सर्दी कहा जाता है, और ये 20 दिन का होता है, और ये 30 जनवरी से 18 फरवरी तक होता है। फिर चिल्लाई खुर्द के बाद जो है चिल्लाई बच्चा आता है, जिसको बेबी खुर्द कहते हैं, और ये 10 दिन का अवधि होता है, और ये 19 फरवरी से 28 फरवरी तक का होता है। पहले चिल्लाई कला आएगा, फिर उसके बाद जो है 20 दिन की लंबी चिल्लाई खुर्द आती है, जो 30 जनवरी से 28 फरवरी तक जो है रहता है। फिर उसके बाद जो है 10 दिन तक चलने वाली चिल्लाई बच्चा आता है, जिसको बेबी कोल्ड कहते हैं, और इसकी अवधि जो है 19 फरवरी से 18 फरवरी तक रहता है। और ये जो 40 दिन की अवधि रहती है वो कश्मीरियों के लिए बहुत कठिनाई भरा अवधि रहता है। इसमें जो है तापमान में भारी गिरावट आ जाती है, जिसके वजह से जो है वहाँ आसपास की हर चीजें जो है जम जाती है। जैसे कि जो प्रसिद्ध डल झील है वो भी जो है बिल्कुल जम जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे पर्यटन जो है जाते हैं, और जमने की वजह से जो है पर्यटन में भी जो है कमी आ जाती है। इसके अलावा जो है इस अवधि में बर्फबारी की संभावना जो है वो सबसे अधिक होता है, और जो कश्मीर का जो घाटी वाला इलाका है वहाँ पर तापमान जो है वो हिमांक के नीचे चला जाता है। कश्मीरियों की जिंदगी पर जो है इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हालांकि वो लोग जो है इसको एक जश्न के तौर पे भी मनाते हैं। इसमें जो है वो लोग फेरन और कांगेर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फेरन जो है वो कश्मीरी पोशाक होता है, जो ऊपर से नीचे तक जो है बिल्कुल बंद जैसा रहता है, तो फेरन जो है वो पोशाक के तौर पर उसका उपयोग होने लगता है। और कांगेर जो है वो फायरिंग पॉट होती है, उसमें आग जलाया जाता है, तो उसका उपयोग जो है वो लोग करते हैं। इसके अलावा जो है डल झील जम जाता है, डल झील से जमने से वहाँ पर्यटन में कमी आती है। पानी जमने की वजह से जो है जो नल की पाइपलाइन होती है उसकी भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पाइपें वगैरह सब फट जाती है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जश्न के तौर पर वो लोग कश्मीरी हरीशा का उपयोग करते हैं खाने के तौर पर। और जो कश्मीरी हरीशा होता है उसमें चावल रहता है, सौंफ रहता है, इलायची रहता है, लौंग रहता है, नमक रहते हैं। इन सब मसाले के साथ जो है मटन के साथ जो इसको बनाया जाता है, और मटन जो है बहुत ही पतला मटन होता है, तो इससे बना हुआ जो है वो लोग पकवान जो है जिसको कश्मीरी हरीशा कहते हैं इसका उपयोग करता है। इसके अलावा जो है भारी बर्फबारी की वजह से वहाँ पर परिवहन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, सड़क वगैरह जो है भारी बर्फबारी से जाम हो जाता है। तो इसके वजह से वो लोग पहले से ही सब्जी को सुखा कर रखते हैं, और जब ये 40 दिन का समय आता है तब वो जो है सूखी सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यही जो है चिल्लाई कला था।